हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। फाइनली क्लास 9th और 11th का टर्म 2 का मॉडल पेपर आ गया है और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का टर्म 2 का विज्ञान का सेट 1 का सोल्यूशन देखेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 9 विषय विज्ञान। तो इसमें हम लोग 9th का सेट 1 का देखेंगे। यहाँ पर कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 से 7 तक 7 प्रश्न है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किसी 5 का उत्तर देना है और हर प्रश्न का 2 अंक निर्धारित है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 7 का आंसर देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि जो मैं नहीं बताऊं वही आपका एग्जाम में आ जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर है प्रश्न 8 से 14 तक। प्रश्न 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। मतलब यहाँ भी 7 क्वेश्चन है और यहाँ भी आप लोग को 5 का उत्तर देना है और इसके लिए 3 अंक मिलेंगे जो कि लगभग आपको 50 शब्द में लिखने हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक निर्धारित है। मतलब इसके बाद जो है 15 से 19 तक 4 प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ 3 का उत्तर देना है और हर एक के लिए 5 अंक निर्धारित है। ये जनरल इंट्रोडक्शन था जो कि आपको जानना जरूरी था। तो चलिए इसमें एक एक करके सभी का बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर देखते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास 9th और 11th का भी सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाएगा। और आपको सोल्यूशन का पीडीएफ भी मिलेगा, यानी पीडीएफ के साथ सोल्यूशन मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सोल्यूशन के साथ। तो आप लोग का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है। ये सेक्शन ए वाला है, यानी अधिकतम एक वाक्य में आंसर देना है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल तथा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और जूल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं तो जे से, यानी जूल को जे से डिनोट करते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जिसे कि हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, बड़ा डब्ल्यू से। इसके बाद आगे चलते हैं तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं जिसका कि साइन इस प्रकार से होता है। और आवृत्ति जो कि हो गया, जैसे कि हम लोग इसका जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है आवृत्ति का, अर्थात v बराबर एक्स वी हो जाएगा, एक्स वी। इसके बाद आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर कि H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो H2O तो आपको करना क्या है कि 2 गुने H, यानी 2 H है गुने H प्लस O बराबर 2 गुने 1। तो H का जो मान होता है 1 होता है और जो O होता है ऑक्सीजन का मान 16 होता है। तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। और 18 यहाँ पर आपको U लिखना है, इसका मात्रक U होता है, यानी इसका सही आंसर 18 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग देख सकते हैं कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं, अर्थात 1 मोल का मतलब क्या है। आपको आसानी से उत्तर देना है। किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं। मोल किसे कहते हैं सबसे पहले ये बता दिए। अब 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये होता है 1 मोल बराबर। तो ये बहुत ही हो गया आसान, एकदम सिंपल सा आंसर। और आप लोग को मैं अच्छी तरह से समझाता चलूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आगे जो है 5वां नंबर क्वेश्चन की नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिससे कि जमीनों में उर्वरता बनी रहती है। तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम ये 2 बैक्टीरिया हैं, इनके द्वारा ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। एड्स एक बीमारी है, ये किस विषाणु के कारण होती है, यानी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिस वायरस, यानी
जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HIV। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। आप लोग इसे सीधे भी लिख सकते हैं 78%, या फिर आप लोग इसे अच्छा से लिख सकते हैं एक वाक्य बना करके, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। आप लोग को वाक्य बनाकर लिखना ही अच्छा होगा ताकि आपको अच्छी तरीके से नंबर मिल सके। इसके बाद आगे आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। तो 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताएं जिसका एसआई मात्रक जूल है। अब ये सेक्शन बी में आगे हैं हम लोग, जिसका कि हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन है, यानी जुड़े हुए क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहला कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर का विस्थापन हो तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। ये पहला का उत्तर हो गया। इसके बाद पूछा कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 9 नंबर तो क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पर तरंग दैर्ध्य निकालना है, यानी तरंग दैर्ध्य जिसका कि हम लोग जिसको कि लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा से, तो वही हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दिया क्या क्या है। तो आवृत्ति दिया है, आवृत्ति हम लोग को कितना दिया है? तो 220 हर्ट्ज, और वेग दिया है कितना? 440 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग को निकालना है तरंग दैर्ध्य। तो वेग बराबर एक फॉर्मूला होता है। वेग बराबर क्या होता है आप लोग को पता होगा। वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुने आवृत्ति। तरंग दैर्ध्य गुने आवृत्ति होता है वेग बराबर। तो अब यहाँ पर वेग दे दिया है, तरंग दैर्ध्य हम लोग को निकालना है, और आवृत्ति भी दे दिया है। तो इसी पर हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या करेंगे कि जो वेग दिया है, वेग को सबसे पहले पुट करेंगे। तो वेग कितना है? तो वेग है 440, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 440, और बराबर तरंग दैर्ध्य तो पता नहीं है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है लेमडा। यहाँ पर लेमडा का साइन बना देते हैं। इसके बाद आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति कितना है? 220 हर्ट्ज। अब यहाँ पर इसको इधर भेजते हैं, आवृत्ति का जो मान है यानी 220 को, तो बाटा में आ जाएगा इसके, यानी इसके बाटा में आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? इधर जो बच जाएगा लेमडा, ये हट जाएगा। इधर जो बच जाएगा वो लेमडा हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर हो जाएगा 440/220। ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी तरंग दैर्ध्य बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तरंग दैर्ध्य बराबर 2। इसके बाद आगे चलते हैं तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। 46 ग्राम सोडियम में परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है आप लोग को? ये फार्मूला होता है परमाणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या यानी जो 1 मोल बराबर होता है उसी को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया गया, इस पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? तो दिया गया द्रव्यमान है 46, और मोलर द्रव्यमान कितना है? तो 23 है। अब यहाँ पर इंटू आवोगाद्रो संख्या, तो आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब ये 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद गुना करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। गुना करने के बाद ये आ जाएगा, गुना करने के बाद आएगा 12.044 गुने 10 के पावर 23। यह आ जाएगा आपका गुना करने के बाद, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं तो 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है कि थॉमस के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। थॉमस के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से व्याख्या कर सकते हैं कि थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो प्रोटॉन से मिलकर होता है।
और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धंसे होते हैं। यानी ये जो गोला है इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धंसे होते हैं इस प्रकार से। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो है आपका 12 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। यानी 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो मोल बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि मोल बराबर होता है छोटा m बटे बड़ा M। छोटा m यानी जो छोटा m तो हम लोग को निकालना ही है द्रव्यमान, और बड़ा M जो कि दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन के कितना होता है, 16 होता है। यानी यहाँ पर O2 है, तो यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो चलिए इस पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो जो मोल दिया गया है वो दिया गया हम लोग को 0.5 मोल दिया गया है, और छोटा m का वैल्यू निकालना है, और बड़ा m का वैल्यू जो हो जाएगा वो ऑक्सीजन का मान रखाएगा। तो ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ पर O2 है तो 16 दूनी के 32 हो जाएगा। अब ये इधर जाके गुना हो जाएगा। तो गुना होने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो होगा यानी 16 बराबर m, यानी जो सही आंसर आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिरक्षणीकरण क्या है। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षणीकरण क्या है। तो जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके परिवेश पर रोग लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का वैक्सीन चल रहा है, हम लोग कोरोना का वैक्सीन किस लिए लेते हैं, तो प्रतिरक्षीकरण बढ़ाने के लिए है। तो इसे ही प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं, या फिर याद रखने का ये एक तरीका हो गया कि कोरोना से याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे है 14 नंबर वाला क्वेश्चन कि जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। जल प्रदूषण के आपको 3 कारण बताने हैं। तो जल प्रदूषण के 3 कारण इनमें लिखित हैं। कौन कौन से हैं। पहला, औद्योगिक कारण, उद्योगों से निकले हुए रसायन विभिन्न नदी नालों में मिल जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। इसके बाद आगे है घरेलू कारण। घरेलू कारण में क्या हो जाएगा आपका कि घरेलू कपड़े को पानी बहा देने से जल प्रदूषित होता है। फिर है कृषि का कारण। तीसरा, खेतों में कीटनाशक का प्रयोग से भी जल प्रदूषित होता है। ये हो गया आपका 3 कारण। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, और अब यहाँ पर 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हम लोग सेक्शन सी में आगे हैं। सेक्शन सी यानी 5 नंबरिया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, और कम से कम आपको 100 शब्द में इसका आंसर देना है। तो इसका जो देखते हैं, तो यहाँ पर 15 नंबर वाला पूछा गया है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है कि गतिज ऊर्जा कहते किसे हैं, और फिर इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें मोटर लगाने के बाद बॉल भरता है, तो वो गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुआ, जिससे कि बॉल जलता है, तो उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे बहुत ही आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार का गतिज ऊर्जा होता है। इसके बाद इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करना है, तो यहाँ पर कि माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, ठीक, जो v वेग से गतिशील है, वो वस्तु से F बल कार्य कर रहा है। अब ये m है और यहाँ v है। अब यहाँ से यहाँ तक ये गतिशील है, ठीक। तो v का जो फाइनल मान आता है वो 0 ही होता है, और ये d चली गई दूरी है, और w बराबर जो होता है वर्क बराबर F इंटू डी, और F बराबर a में होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे, F बराबर a में इंटू डी, और F बराबर a में होता है। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद आगे क्या करना है कि आपको फार्मूला लगाना है। आप लोग को ये फार्मूला पता होगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v वहाँ पर ऊपर ही अभी हम लोग ने देखा था कि 0 उसका है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, v स्क्वायर प्लस 2 इंटू और s के जगह पर d रख देंगे। अब यहाँ पर ये जो v इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर 2a इंटू डी। अब v का मान अब क्या करना है कि अब जो d है d बराबर करना है, यानी 2 को यहाँ पर नीचे भेज देंगे, v के नीचे, यानी भागा में हो जाएगा।
तो आ जाएगा डी बराबर माइनस वी स्क्वायर बटे 2a। अब भी कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे पॉजिटिव लिख देंगे, यानी डी बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर बटे 2a। इसके बाद आगे क्या करना है कि समीकरण एक से हो जाएगा w बराबर a में इंटू वी स्क्वायर बटे 2a। अब a से a कट जाएगा यहाँ पर, तो बच क्या जाएगा 1/2 m वी स्क्वायर, और जो हो जाएगा के ई बराबर 1/2 m वी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसके बाद आगे जो 16 नंबर वाला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरंग की आवृत्ति और आवर्त काल को परिभाषित करे, तरंग की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक तरंग की आवृत्ति और आवर्त काल को परिभाषित करना है, ठीक। इसके बाद तरंग की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी इनके बीच क्या संबंध है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अब आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसको सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध कैसे करना है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मानना है। सबसे पहले माना किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य जिसे कि हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, है जो v वेग से गतिशील है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं इसी को हम लोग कंपन कहते हैं। एक बार यहाँ से यहाँ तक हुआ तो इसको कंपन कहेंगे। अब तरंग वेग v बराबर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा बटे आवर्तकाल। v बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे t, आवर्तकाल को t से डिनोट करते हैं। समीकरण 1 इसे मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति v बराबर 1/t, यानी v बराबर 1/t समीकरण 1 से। v बराबर लैम्डा बटे t था, अब यहाँ पर हो गया v बराबर 1/t इंटू लैम्डा बराबर हो जाएगा न्यू। अब यहाँ पर ये देखिएगा, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये v नहीं है, v ऐसा होता है और न्यू थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे टेढ़ा हुआ होता है, टेढ़ा यहाँ से ऐसे टेढ़ा होता है। न्यू इंटू लैम्डा, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी v बराबर न्यू इंटू लैम्डा। इसके बाद आगे है आपका 17 नंबर वाला क्वेश्चन कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान होते हैं, परमाणु संख्या तो समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है जिसमें इसके तीनों समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, लेकिन इन सभी के परमाणु भार अलग अलग है। समस्थानिक के उपयोग, अब आपको समस्थानिक के उपयोग बताना है। तो सबसे पहला उपयोग हो जाएगा यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे जो हो जाएगा तीसरा नंबर वाला कि घोंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घोंघा रोग आप लोग जानते हैं जो कि गले में फूल जाता है। इसके बाद आगे 18 नंबर वाला कि जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। जल चक्र पहले क्या होता है इसे लिखना है, फिर आरेख चित्र बनाकर व्याख्या करना है। तो जल चक्र किसे कहते हैं, तो महासागर या समुद्र से जल वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में परिवर्तन न होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचता है, जहां जल वाष्प सघन की प्रक्रिया से गुजरे हुए बादल बनता है और फिर अवक्षेपण द्वारा वर्षा, हिमपात, ओले आदि के द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंचता है और छोटे जल स्रोतों जैसे नदी, झील, नालों आदि गतिज ऊर्जा फिर सागर में मिल जाता है। इस तरह जल का पूरा चक्र पूर्ण होता है। यह जलीय चक्र धरती की सतह और इसके वायुमंडल में पानी की निरंतर गति को दर्शाता है। तो ये हो गया आपका जल चक्र, इसे आप लोग लिखना है। अब चित्र कैसे बनाना है, तो आप लोग यहाँ से चित्र बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग समझना है कि जैसे अभी गर्मी है, अभी गर्मी से जो नदी इत्यादि का जल है वो बहुत ही हीट होता है और उष्मा के रूप में ऊपर जाता है बादल में, और बादल में फिर वहाँ पर सघन होता है और बादल बनता है और फिर से बारिश होता है, और फिर से जब बारिश होता है तो हमारे धरती पे गिरता है और फिर से नदी नाले भर जाते हैं और फिर से इसी प्रकार चक्रण चलता रहता है। तो आप लोग को यहाँ पर नदी बना देना है, यहाँ पर नदी बना दीजिएगा, यहाँ से वाष्प होता हुआ दिखा दीजिएगा, और यहाँ से फिर बादल बना दीजिएगा सघन होते हुए, और फिर यहाँ से वर्षा, इसके बाद यहाँ से फिर वर्षा, फिर नदी, फिर इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग जोड़ दीजिएगा।
यही हो जाएगा आपका चित्र। इसके बाद 19 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विथ एग्जाम्पल। तो आप लोग को सबसे पहले संक्रामक रोग हेडिंग दे देना है और यहाँ पर लिखना है संक्रामक रोग वे रोग हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलते हैं। यह रोग संक्रमण से भी फैलते हैं। रेबीज, खराश, चेचक, काली खांसी आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाना खाने और उसकी प्रयोग की गई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से फैलते हैं। लोगों को फैलने की वजह बहुत छोटे रोगाणु होते हैं। और इसके बाद है असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद लिखना है कि असंक्रामक रोग वे, यहाँ पर भी लोग हो गया, सॉरी रोग होगा, रोग यहाँ पर रोग होगा, है जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से नहीं लगते। यह रोग संक्रमण रोगों की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग, बवासीर, मधुमेह आदि असंक्रामक रोग के उदाहरण है। यह असंक्रामक रोग के उदाहरण है। असंक्रामक रोग के उदाहरण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकते। यह रोग संतुलित व पौष्टिक आहार के अभाव के कारण होते हैं। ये रोग होता क्यों है? तो हमें पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये रोग हमें होते हैं। तो यही था आज के वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्लास 9 का टर्म 2 का साइंस का सेट 1 का फुल सॉल्यूशन था। और आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप लोग को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। जो आप लोग यहाँ पर पीडीएफ देख रहा है, यही पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। और मॉडल सेट भी आप लोग को डाउनलोड करने का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि सॉल्यूशन कराया जा रहा है हमारे चैनल पर। और आप लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल सेट से टर्म 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं। आप लोग 10th क्लास का देखे होंगे कि उन लोग का लगभग 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैच किया था टर्म 2 का। तो आप लोग सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तब उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा।